Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 1st July 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about India's new criminal laws. This topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view. देखिए एकदम डिटेल से समझते हैं क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में समझते हैं। क्या होता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम? किसी भी देश के अंदर सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज जो मिल करके काम करती हैं उस देश के अंदर क्राइम को कम करने के लिए और क्रिमिनल्स को सजा देने के लिए, वो सारे इंस्टीट्यूशंस या एजेंसीज मिल करके कही जाती हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। जैसे भारत की बात कर लें तो इंडिया के अंदर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के 3 कंपोनेंट होंगे और यही कंपोनेंट बाकी देशों में भी होंगे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के। पहली होगी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, उसके अंदर मेन काम करने वाली एजेंसी होती है पुलिस। उसका काम होता है कि क्राइम को प्रिवेंट करे और अगर क्राइम हो जाता है तो फिर जो सस्पेक्टेड क्रिमिनल है उसको अरेस्ट करे और कोर्ट के सामने रखे, जो दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का। और कोर्ट का काम होता है कि फिर अवेलेबल एविडेंस के बेसिस पे फैसला करे कि जो सस्पेक्टेड क्रिमिनल है उसने सच में क्राइम किया है कि नहीं, और अगर क्राइम किया है तो फिर कोर्ट उसको करेक्टिव सिस्टम्स में भेजती है, जो जेल वगैरह होते हैं, इनकार्सरेशन, जहाँ पे उसको रिफॉर्म करने की कोशिश की जाती है। तो जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया, यहाँ पे जो करेक्टिव सिस्टम होता है उसका मेन गोल होता है रिफॉर्म करना टू द क्रिमिनल। इन वेरी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस हम लोग फिर एलिमिनेट करते हैं थ्रू डेथ सेंटेंसेस। तो ये तीनों इंस्टीट्यूशंस मिल करके कही जाएंगी कंपोनेंट्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। और भारत के अंदर जो क्रिमिनल लॉज हैं या क्रिमिनल प्रोसीजर्स हैं, दे आर पुट अंडर कंकरेंट लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल। तो यहाँ पे बहुत सारे कानून भारत सरकार बना सकती है और कुछ कानून स्टेट गवर्नमेंट्स भी अपने अपने रिस्पेक्टिव जुरिडिक्शन में बना सकते हैं टू कर्ब सर्टेन काइंड्स ऑफ क्राइम्स। तो हमने ऑलरेडी देख ही लिया कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रिवेंट क्राइम, पनिश इफ क्राइम हैज हैपेंड। उसके अलावा जो क्रिमिनल्स हैं उनको रिहैबिलिटेट कराना, रिफॉर्म करना, ओवरऑल समाज में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना और जितना हो सके उतना विक्टिम को कंपनसेट करना ताकि उसको एक फेयरनेस का फीलिंग हो। अब ये जो तीनों क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के एजेंसीज हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे पुलिस, कोर्ट या करेक्टिव सिस्टम, इन तीनों के बीच में कॉमन थ्रेड आप कह सकते हैं वो होते हैं 3 क्रिमिनल लॉज जो भारत में फॉलो किए जाते हैं। ये लॉ इन तीनों एजेंसीज के एक्शंस को गाइड करते हैं। 3 क्रिमिनल लॉज जो अभी तक हुआ करते थे, इंडियन पीनल कोड जो 1860 से चला आ रहा है, फिर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC 1974 में इसको लाया गया, 73 में लाया गया, 74 में इसको इनैक्ट किया गया। उसके पहले भी था 1861 वाला, इसको पूरी तरीके से अमेंड करके नया सिस्टम लाया गया 1974 में, और उसके अलावा एविडेंस एक्ट ऑफ 1873। तो ये तीनों कानून का क्या एसेंस हुआ करता था, मैं था इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको भी मोटा मोटा तो अंदाजा होगा ही कि आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, क्योंकि ये 3 जो पुराने कानून हैं, 2 तो उसमें से ब्रिटिश एरा से ही चले आ रहे हैं, इनको बदल करके भारत सरकार ने 3 नए कानून लाए हैं एज पर द डिमांड ऑफ करेंट सोसाइटी। इसीलिए मैं था बोल रहा हूं, कल तक ये 3 एप्लीकेबल थे, आज से इनके जगह पे 3 नए कानून आए हैं, उनको हम आगे देखेंगे। बट मैं बस आपको ये अभी तक समझा रहा हूं कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के 3 कंपोनेंट्स होते हैं और इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कंपोनेंट्स को आपस में लिंक करने का काम करते हैं क्रिमिनल लॉज, जो भारत में अभी तक 3 हुआ करते थे, ये IPC, CRPC एंड एविडेंस एक्ट। इनके जगह पे 3 नए कानून आए हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि IPC, CRPC या एविडेंस एक्ट का काम क्या हुआ करता था। IPC के अंदर जितने भी क्रिमिनल एक्ट्स हो सकते हैं उनको एक सीरियल नंबर दिया गया। जैसे आपको पता है 420 हम लोग आज तक हंसी मजाक में कहते थे 420, मतलब चीट, फ्रॉड को IPC में सेक्शन 420 के अंदर रजिस्टर किया गया। 302
तो मर्डर को उसके अंदर रजिस्टर किया गया, अटेम्प्ट टू मर्डर 307। तो आईपीसी इज द मेन डॉक्यूमेंट जो क्रिमिनल एक्ट्स और उनसे एसोसिएटेड जो पनिशमेंट्स हैं उनको एक अलग से कोड या सीरियल नंबर देता था। तो कौन कौन से क्रिमिनल एक्ट्स आइडेंटिफाई किए गए और उनके लिए क्या पनिशमेंट है, वो सब मोटा मोटा आईपीसी में लिखा रहता है। फिर सीआरपीसी, जैसे 1860 में ब्रिटिशर्स ने आईपीसी बनाया, उस तरीके से उन्होंने सीआरपीसी बनाया था 1860s में ही, 61 ऐसे कुछ। उसको फिर पूरी तरीके से रिफर्बिश किया गया 1973 में, इनैक्ट किया गया 1974 में। सीआरपीसी इज प्रोसीजरल एस्पेक्ट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की एक बार जब कोई क्राइम होता है तो उस केस में पुलिस को क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, कोर्ट्स को क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, वो सब मेंशन होता है सीआरपीसी में। और एविडेंस एक्ट के अंतर्गत लिखा गया है कि कौन कौन से एविडेंसेस, साफ साफ बताया गया है कि किस किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स को एविडेंस की तरह एक्सेप्ट किया जा सकता है इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। आपने मूवी अगर देखी हो अगेन ओ जॉली एलएलबी, उसमें जॉली ले जा करके दिखाता है कि सर देखिए अखबार में ये भी छपा था कि इस आदमी ने एक्सीडेंट किया है। तो जज समझाते हैं ना उनको कि यार जॉली, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि अखबारों में छपे हुए जो आर्टिकल्स होते हैं दे कैन नॉट बी सबमिटेड इन कोर्ट ऑफ लॉ एज पर एविडेंस एक्ट। तो एविडेंस एक्ट में लिखा हुआ है कि क्या कोर्ट के अंदर एविडेंस के तौर पे माना जाएगा, क्या नहीं माना जाएगा। तो ये इलैबोरेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और उससे एसोसिएटेड क्रिमिनल लॉज जो इन क्रिमिनल जस्टिस के इंस्टीट्यूशन को, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के इंस्टीट्यूशंस को गाइड करते हैं, वो सब डेवलप किया गया ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा। थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं कि आखिर ये आईपीसी और सीआरपीसी के बीच में रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन आईपीसी एंड सीआरपीसी। मान लीजिए कि क्रिमिनल ने किसी एक इंसान को गोली मार दी और ये जो भी विक्टिम है उसका ये है फ्रेंड। अब ये जो फ्रेंड है इस विक्टिम का, ये जा सकता है पुलिस के पास कंप्लेंट लिखाने की, सर मेरे एक दोस्त को एक क्रिमिनल ने गोली मार दी। अब पुलिस वाला कहेगा अच्छा गोली मार दी, मर गया? बोले हाँ सर मर गया। तो अब पुलिस चेक करेगी आईपीसी के लिस्ट को। आईपीसी में इस तरीके से एग्जॉस्टिव लिस्ट बनाए गए हैं, तो आईपीसी के लिस्ट को चेक करेगी। सो बोलेगी अच्छा मर्डर तो एक ऑफेंस है एज पर आईपीसी, सेक्शन 302 में लिखा है, एंड इट इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। और इस हिसाब से सिंस मर्डर इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है थोड़ी देर बाद में आपको समझा दूंगा। उसके अंतर्गत पुलिस अब एफआईआर रजिस्टर कर सकती है बिना कोर्ट के परमिशन के, और पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू भी कर सकती है, बट आगे मैं एक बार डिटेल में समझा दूंगा। और पुलिस वाले आईपीसी का पूरा जो एग्जॉस्टिव लिस्ट है उसको देख करके समझ जाएंगे कि हाँ हाँ मर्डर तो एक ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो पुलिस वाले फिर एफआईआर रजिस्टर कर लेंगे, और एफआईआर रजिस्टर करने के बाद इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस शुरू करेंगे। और इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस क्या क्या होगा, एफआईआर रजिस्टर करने का भी क्या क्या प्रोसेस होगा, वो सब मेंशन किया गया है सीआरपीसी में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में। अंडर सेक्शन 154 कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के अंदर क्या प्रोसेसेस होंगे वो सब लिखा गया है। तो इस सेक्शन बहुत ज्यादा आपको रटना नहीं है, आप लॉ का तो एग्जाम दे नहीं रहे, बट मैं मोटा मोटा आपको बता रहा हूं कि आईपीसी और सीआरपीसी के बीच में रिलेशन क्या है। पुलिस वाले ने देख लिया कि हाँ ये एक ऑफेंस है एज पर आईपीसी, और किस तरीके का ऑफेंस है उनको ये भी पता चल जाता है, कॉग्निजेबल की नॉन कॉग्निजेबल। अगर कॉग्निजेबल है तो फिर वो प्रोसेस खुद ही शुरू कर सकते हैं, और प्रोसेस के लिए उनको देखना होगा सीआरपीसी कि एफआईआर रजिस्टर करना है, फिर अरेस्ट करना है, तो इसको अरेस्ट करेंगे। जिसके खिलाफ भी कंप्लेन किया गया है, एफआईआर अब रजिस्टर हो गया तो अरेस्ट करेंगे और कोर्ट में इसको रखेंगे। और जज साहब भी अब क्या करेंगे, सीआरपीसी को देखते हुए, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को देखते हुए फिर इस इंसान के खिलाफ प्रोसीजर चलाएंगे और उसके हिसाब से इसको सजा सुनाएंगे अगर वो गिल्टी पाया जाता है तो इस तरीके से आईपीसी और सीआरपीसी साथ में गाइड करते हैं पुलिस के एक्शन को और जुडिशियरी को। आईपीसी के अंदर सारे तरीके के जो पॉसिबल ऑफेंसेस हैं मैक्सिमम वो सब लिख दिए गए, उनको सेग्रीगेट भी कर दिया गया, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल वाले में सीधा सीधा इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगा एफआईआर रजिस्टर करने के बाद। तो
और नॉन कॉग्निजेबल के लिए प्रोसेस अलग है, पहले मजिस्ट्रेट के पास जाना होगा, वहां से परमिशन लेना होगा और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी। तो ये जितने प्रोसेसेस हैं इन्वेस्टिगेशन के, अरेस्ट के, ये सब लिखे गए हैं सीआरपीसी में, और फिर कोर्ट के अंदर इसके अगेंस्ट कैसे कार्रवाई होगी वो सब लिखा है सीआरपीसी में। और एविडेंस एक्ट में लिखा है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स एविडेंस की तरह एक्सेप्टेड होंगे। तो कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल के बीच का अंतर तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, उन ऑफेंसेस को कॉग्निजेबल लिस्ट में रखा गया विच आर सीरियस इन नेचर, जिसमें इमीडिएट पुलिस इंटरवेंशन की जरूरत होती है। तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन शुरू किया जा सकता है, एफआईआर रजिस्टर किया जा सकता है विदाउट अ वारंट एज पर सीआरपीसी। तो आईपीसी ने लिख दिया कि ये ऑफेंसेस कॉग्निजेबल हैं, ये नॉन कॉग्निजेबल हैं। फिर सीआरपीसी लिखेगा कि इन ऑफेंसेस के लिए क्या प्रोसीजर होगा अरेस्ट के और इन्वेस्टिगेशन के। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में बेसिकली उन ऑफेंसेस को लिखा गया विच आर रिलेटिवली लेस सीवियर, और इसमें कोर्ट का परमिशन चाहिए होता है फॉर रजिस्टरिंग अ केस एंड स्टार्टिंग एन इन्वेस्टिगेशन। तो आई जस्ट होप आपको आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट क्या थे वो आपको समझ आ गया। अब पिछले साल दिसंबर में भारत सरकार ने 3 नए कानून बना करके फैसला किया कि ये जो अंग्रेजों के टाइम से चलते आ रहे कानून है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के, मेनली आईपीसी और एविडेंस एक्ट, इनको हम लोग रिप्लेस करेंगे। सीआरपीसी भी अब काफी पुराना हो गया, 50 साल पुराना हो गया, तो इनको रिप्लेस करेंगे। आईपीसी की जगह पे लाया गया भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी की जगह पे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड भारतीय साक्ष्य संहिता टू रिप्लेस एविडेंस एक्ट। ये 3 कानून दिसंबर में लाए गए, लेकिन दे आर नाउ इनटू इफेक्ट फ्रॉम टुडे 1 जुलाई 2024। तो क्या जरूरत पड़ गई कानूनों को बदलने की? सीधी सी बात है, ये तीनों कानून ब्रिटिश एरा टाइम के लॉ हैं, इनमें से 2 तो ब्रिटिश एरा टाइम के हैं, और तब से इनमें कुछ खास परिवर्तन लाया नहीं गया है। इनफैक्ट जो पहला लॉ कमीशन था भारत का, चेयर्ड बाय थॉमस मैकुले 1834 में, वहां पे आईपीसी ड्राफ्ट किया गया था, उसको फिर इंप्लीमेंट किया गया 1860s में। लेकिन ड्राफ्ट आप सोचिए 1834 में हो चुका, तो 190 साल पुराना ड्राफ्ट कानून क्रिमिनल लॉस को लेकर के, उसको हम अगर आज तक चला रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं हमारा जो करंट रिक्वायरमेंट है और जो कानून है उसमें एक इनकंसिस्टेंसी तो आ ही जाएगी। इसी कारण से भारत सरकार की बनाई गई 2 मेजर कमेटी रिगार्डिंग क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म्स, वोरा कमेटी जिसका मेन गोल था क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को कर्ब करना, एंड मलीमत कमेटी, दोनों ने ही सजेस्ट किया कि हमें अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिफॉर्म करना चाहिए और उसके लिए पुराने कानूनों को बदल करके एक नया कानून लाना चाहिए। कारण सरल है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कानूनों की कॉलोनियल लीगेसी है। मॉडर्न टाइम में कई सारी नई टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, तो उनका भी इस्तेमाल करना होगा हमें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर टाइम बाउंड फैशन में प्रोसिक्यूशन करने के लिए। चीज़ों को सिंप्लीफाई करना होगा, स्ट्रीमलाइन करना होगा, एविडेंस कलेक्शन के, प्रेजेंटेशन के तरीकों को भी मॉडर्नाइज करना होगा। और वोरा कमेटी और मलीमत कमेटी के अलावा पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने भी अपने सक्सेसिव रिपोर्ट में बार बार कहा कि हमें क्रिमिनल लॉज को अमेंड करना होगा। लेकिन एक क्रिटिसिज्म भी है इन नए क्रिमिनल लॉज को लेकर के कि वापस से अब नए जार्गन्स आएंगे, नया सेक्शन आएगा, रटना होगा। हमारी जिंदगी भी सरल थी कम से कम अभी तक, कुछ सेक्शन तो हमें भी याद थे, 302, 307, 420। अब वापस से नए सेक्शंस आएंगे, तो इसी पे ये कार्टून भी है कि वी नीड सम न्यू जार्गन, द पब्लिक आर स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो क्रिटिसाइज करते हुए कार्टून बनाया गया कि जानबूझ करके अब नए जार्गन्स लाए जा रहे हैं ताकि जनता को कंफ्यूज किया जा सके। आप ये मत लिखना, बट आई जस्ट होप कि इस कार्टून से आपको क्रिटिसिज्म समझ आ गया कि अब हर तरह के ऑफेंसेस के लिए अगेन देयर आर न्यू सेक्शन। अब मर्डर के लिए आईपीसी में था 302, अब भारतीय न्याय संहिता में 103, क्रुएलिटी अगेंस्ट मैरिड वुमेन 498A अब 85, रेप के लिए 375 था अब 63, तो सेडिशन चार्जेस के लिए 124 था अब है 152। तो होल सेट ऑफ न्यू सेक्शंस आर देयर, राइट। कुछ चीजें जो ध्यान रखने वाली हैं, ए सेक्सुअल इंटरैक्शन ऑन डिसीटफुल प्रॉमिस टू मैरिज विल बी नाउ एन ऑफेंस। उसको लगभग रेप की तरह काउंट किया जाएगा। अगर मैरिज का प्रॉमिस करके अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो उसको रेप की तरह ही समझा जाएगा।
मॉब लिंचिंग के लिए पहले कोई कानून नहीं था, लेकिन अब मॉब लिंचिंग जहाँ पे 5 या उससे ज़्यादा लोग मिल करके अगर कोई मर्डर करते तो उसके लिए एक अलग से कानून है, सेक्शन है बीएनएस में। अदरवाइज पहले मॉब लिंचिंग व्हाट कंसिडर अंडर मर्डर ओनली 302, और मॉब लिंचिंग में 50-60 लोग एक साथ मिल करके किसी एक या दो इंसान को मार देते हैं, तो उसमें फिर किसी के खिलाफ भी प्रोसिक्यूशन कर पाना कठिन हो जाता है। लेकिन अब मॉब लिंचिंग के लिए अलग से कानून है जो डील करेगा विथ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ऑर्गेनाइज क्राइम, टेररिज्म को डील करने के लिए अब अलग से सेपरेट कानून है। उसके अलावा सरकारी ऑफिसर्स को अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करने से रोकने वाले लोग जो कभी कभार धरने पे बैठ जाते हैं, हंगर स्ट्राइक पे, सुसाइड करने की धमकी देते हैं, सेल्फ इमोलेशन करके खुद को आग लगाने की धमकी देते हैं, इन लोगों के खिलाफ अटेम्प्ट टू सुसाइड का केस लगाया जा सकता है आज पर भारतीय न्याय संहिता, तो वो भी एक ऑफेंस रहेगा और उनके खिलाफ ये चार्जेस लगाए जा सकते हैं। कुछ पुराने केस प्रोविजंस को डिलीट कर दिए गए हैं, जैसे अननेचुरल सेक्सुअल इंटरैक्शंस को अब ऑफेंस नहीं रखा जाएगा, उसको हटा दिया गया क्योंकि होमोसेक्सुअलिटी हैज नाउ नो लॉन्गर बीन अ क्रिमिनल ऑफेंस, तो अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंसेस को भी अब क्रिमिनल ऑफेंस की तरह नहीं रखा गया। उसके अलावा ठग्स का कॉन्सेप्ट था आईपीसी में, इस पे फिल्म भी बनी है ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, तो कुछ कम्युनिटीज को ब्रिटिशर्स ने ठग से डिक्लेयर कर दिया था, हैबिचुअल ऑफेंडर्स, वो कॉन्सेप्ट अब डिलीट कर दिया गया अंडर भारतीय न्याय संहिता। सेडिशन के जो केस थे उसको और ज्यादा मजबूत कर दिया गया, सेडिशन का सेक्शन को, उसको नाम दे दिया गया देशद्रोह अंडर भारतीय न्याय संहिता 152। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो नया क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इसमें सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है टाइम बाउंड रिजोल्यूशन ऑफ केसेस पे, जैसे एफआईआर रजिस्ट्रेशन टू बी रिकॉर्डेड विद इन 3 days फॉर कंप्लेंट सबमिटेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। हर जगह आप देखोगे टाइम बाउंड रिजोल्यूशन की बात की गई है। मेडिकल एग्जामिनेशन इन सेक्सुअल ऑफेंसेस मस्ट बी फॉरवर्डेड विद इन 7 days। विक्टिम हो या अगर इन्फॉर्मेंट हो किसी भी केस का तो उसको 90 दिनों के अंदर पुलिस को इन्फॉर्म करना है अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ द केस। फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, मजिस्ट्रेट इज रिक्वायर्ड टू फ्रेम चार्जेस विद इन 60 days कि इनके ऊपर ये चार्जेस लगाए जा रहे हैं अंडर आईपीसी। ट्रायल इन एब्सेंटिया, तो मतलब अगर कोई आदमी भाग जाता है क्राइम करके तो उसके खिलाफ भी ट्रायल शुरू होगा विद इन 90 days ऑफ फ्रेमिंग चार्जेस। उसके अलावा बहुत बार ऐसे लोग हो जाते हैं कि वो लोग भाग जाते हैं, फिर पुलिस क्या करती है, उसको कहते हैं लोग कुर्की जब्ती, उसके घर पे जाकर के ताला लगा देती है, उसके घर के सारे प्रॉपर्टी को अक्वायर कर लेती है। तो ये सारे प्रोसेसेस 90 दिनों के अंदर शुरू होंगे। ट्रायल इन एब्सेंटिया। कोर्ट डिसीजंस ऑन एक्विटल और कन्विक्शन विद इन 30 days पोस्ट आर्ग्यूमेंट कंप्लीशन। तो एक बार जब फाइनल कंक्लूडिंग आर्ग्यूमेंट्स दे दिया दोनों साइड के लॉयर्स ने तो 30 दिन के अंदर कोर्ट को अपना फैसला सुनाना है। मैक्सिमम इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस उसको 60 दिन तक और एक्सटेंड किया जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो नया जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें जो आईपीसी की जगह पे भारतीय न्याय संहिता, उसमें मेन फोकस सिर्फ जस्टिस डिलीवरी पे नहीं है बट टाइमली जस्टिस डिलीवरी पे है। उसके अलावा क्या क्या चीजों पे काम करना होगा अगर नए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को सक्सेसफुल बनाना है, तो ट्रेनिंग देनी होगी नए ऑफिसर्स को। इसी के लिए लबासना के अंदर जहां पे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है 5 दिन का स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया। कर्मयोगी प्लेटफॉर्म जिसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की थी कुछ दिनों पहले, आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म, वहां पे ट्रेनिंग का काम शुरू कर दिया गया है जो सर्विंग ऑफिसर्स हैं। कैपेसिटी ऑफ द पुलिस को बिल्ड किया जा रहा है। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, तो उसके अंतर्गत सीसीटीएनएस, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, इसके बारे में मैं अगले पेज पे समझाऊंगा, उसको और ज्यादा डायनामिक बनाया जा रहा है। पब्लिक के बीच में अवेयरनेस क्रिएट किया जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू द न्यू क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। सीसीटीएनएस क्या होता है? देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने मिल करके एक सीसीटीएनएस नाम का, आप कह सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म बनाया है, पोर्टल बनाया है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी एजेंसी जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, वो अपना एक कोर सिस्टम मेंटेन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू कोर काउंटिंग सिस्टम, आप कह सकते हैं, मेंटेन करेंगे रिगार्डिंग क्राइम। तो एनसीआरबी के सारे डेटा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से आने वाले जो सारे डेटा हैं वो डिजिटल तरीके से स्टोर होंगे, वो शेयर किए जाएंगे सारे स्टेट्स के साथ, ताकि स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट पुलिस को भी पता रहे कि ये आदमी, इसने ये क्राइम किया है एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटीज। उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट के अपने जो भी कोर डेटाज हैं क्रिमिनल क्राइम से रिलेटेड, उनको भी डिजिटलाइज किया जाएगा और उसको लिंक किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के डेटा के साथ। इस तरीके से पूरा का पूरा एक डिजिटलाइज
क्रिमिनल नेटवर्क सिस्टम डेवलप किया गया है, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, जिसको डेवलप किया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, ताकि कोई भी क्रिमिनल अगर किसी भी तरह का क्राइम करता है किसी भी स्टेट में तो उसका डेटा बाकी स्टेट की पुलिस भी अवेल कर पाए, सेंट्रल लेवल की जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो भी अवेल कर पाए। तो क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रेंथन किया जाएगा फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस न्यू क्रिमिनल लॉज। The next topic is about ways and means advances. This topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. टॉपिक छोटा सा है बट मैं चाहता था कि आपको इसके बारे में पता हो, इसलिए मैं कवर कर रहा हूं। देखिए, वेज एंड मीन एडवांसेस होता क्या है। तो कभी कभार भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट्स को पैसों की जरूरत पड़ जाती है, इमरजेंसी फंड की जरूरत पड़ जाती है ऑन शॉर्ट टर्म। तो उस केस में दे कैन बोरो फ्रॉम आरबीआई अंडर ए प्रोविजन जिसका नाम होता है वेज एंड मीन्स एडवांसेस। So it's a temporary loan facility given by RBI to the governments both at center as well as state level. इसमें सरकारों को, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनको इंटरेस्ट भी पे करना होता है। कितना अमाउंट बोरो कर सकते हैं वो भी आरबीआई तय करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए। भारत सरकार के लिए ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी होती है, मतलब जितना अमाउंट तय कर रखा है आरबीआई ने उससे ज्यादा वो बोरो कर सकती है, बट उसमें थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा देना होगा। जैसे नॉर्मली जितना अमाउंट लिमिट सेट किया गया है उतना बोरो करेंगे तो इंटरेस्ट देना होता है रेपो रेट पे, उससे ज्यादा अगर बोरो करेंगे तो फिर इंटरेस्ट देना होता है एट रेपो रेट प्लस 1% और रेपो रेट प्लस 2%, इस तरीके से। तो वेज एंड मीन एडवांस जिसमें सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स अपनी शॉर्ट टर्म इमरजेंसी फंड रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए आरबीआई से बोरोइंग करती है। ये वेज एंड मीन एडवांस का जो कॉन्सेप्ट है ये 1997 में लाया था आरबीआई ने। अभी इसी से रिलेटेड करंट न्यूज है, हाल फिलहाल में आरबीआई ने स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए जो ओवरऑल लिमिट बना रखा था वेज एंड मीन एडवांस के अंतर्गत 47,000 करोड़ का, उसको एक्सटेंड करके अब 60,118 करोड़ का लिमिट कर दिया है। तो स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए इतना फंड अवेलेबल है टू बोरो फ्रॉम आरबीआई अंडर वेज एंड एडवांस मीन्स। टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट कंजर्वेशन ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले समझते हैं अबाउट दिस बर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इसकी संख्या काफी कम रह गई है, अब सिर्फ 140 के आसपास, इसीलिए इसको IUCN के अंतर्गत रजिस्टर किया गया है एज अ क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज। क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज। इसके अगर फीचर्स की बात की जाए तो इट इज हेवीएस्ट ऑफ द फ्लाइंग बर्ड्स। राजस्थान और गुजरात में मेनली पाया जाता है, थोड़ा बहुत पाकिस्तान साइड में भी पाया जाता है। इसके अलावा बहुत छोटा मोटा पॉपुलेशन आपको महाराष्ट्र, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश में देखने को मिल सकता है, बट मेनली ये राजस्थान और गुजरात में पाया जाता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इट इज ऑल्सो स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान। इसको ओपन ग्रासलैंड, फ्लैट ओपन ग्रासलैंड पसंद है विथ मिनिमल विजुअल ऑब्स्ट्रक्शन एंड डिस्टर्बेंस। जहां तक दूर दूर तक दिखाई दे उस तरह का ग्रासलैंड इसको पसंद है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी इसको हाईएस्ट प्रोटेक्शन मिला हुआ है शेड्यूल 1 का। राजस्थान के अंदर इसका कॉमन नाम है गोदावन। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज एन अपॉर्चुनिस्टिक ईटर्स। तो अपॉर्चुनिस्टिक ईटर्स वो बर्ड या एनिमल होते हैं जिनको जो मिल जाए वो खा लेंगे। दे आर ओमनीवोरस। उनको दोनों तरह का खाना, वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन फूड, दोनों ही वो खा सकते हैं। ठीक है, दे कैन ईट ऑलमोस्ट एवरीथिंग। दे आर हर्बीवोरस एज वेल एज कार्निवोरस। अब चूंकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की पॉपुलेशन लगातार गिरती जा रही थी, अभी तो हाल फिलहाल में इनकी संख्या सिर्फ 140 रह गई है, इस कारण से भारत सरकार ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स के लिए कंजर्वेशन प्रोग्राम चलाया, GIB, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम। इसके अंतर्गत वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिल करके ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स के एग्स को कलेक्ट करके ले आती है फॉरेस्ट एरिया से, और उसको फिर आर्टिफिशियल तरीके से इंक्यूबेट करती है, मतलब सपोर्ट करती है, प्रॉपर उसको हीटिंग देती है। और जब वहां से हैचलिंग्स निकल करके आते हैं तो उनका कंट्रोल इन्वायरमेंट में डेवलपमेंट कराया जाता है। जब वो ठीक ठाक से डेवलप हो जाते हैं तब उन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स को वापस से फॉरेस्ट में रिलीज किया जाता है। तो ये एक काम किया जा रहा है अंडर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम। उसके अलावा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स बहुत सारे मर रहे थे बिकॉज ऑफ कोलिजन विथ इलेक्ट्रिक लाइंस। तो इस कारण से इलेक्ट्रिक लाइन से कोलिजन
ना हो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स का, इसके लिए बर्ड डाइवर्टर्स लगाए गए कुछ, जिससे 50 मीटर दूरी से ही ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स को इलेक्ट्रिक लाइन से दिख जाएं और उनसे वो टकराए नहीं, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट कोलिजन। तो बर्ड डाइवर्टर्स लगाए गए, 50 मीटर दूरी से ही अब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स को दिख जाता है और वो अपना रास्ता बदल लेते हैं। इसके अलावा करंट न्यूज ये है कि अब इस ग्रेट इंडियन बस्टर्ड स्पीसीज रिकवरी 56 करोड़ और एलोकेट किया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। न्यूज इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट ये जो 56 करोड़ का जो बजट एलोकेशन है वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेसर फ्लोरिकन दोनों के लिए कंजर्वेशन के लिए इस्तेमाल होगा। ये न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितना करोड़ रिलीज हुआ, 56 करोड़ रिलीज हुआ, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट आपसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में पूछा जा सकता है, उसके अलावा ये जो लेसर फ्लोरिकन है इसके बारे में पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। तो 56 करोड़ रिलीज किया गया है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्लस लेसर फ्लोरिकन के लिए। लेसर फ्लोरिकन के बारे में भी समझते हैं। तो देखिए, ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड है, इट इज मेंबर ऑफ बस्टर्ड बर्ड फैमिली। 4 तरीके के बस्टर्ड बर्ड हमारे देश में पाए जाते हैं, कलेक्टिवली दे आर नोन एज बस्टर्ड बर्ड फैमिली। वो 4 बस्टर्ड बर्ड हैं, मैक्विन बस्टर्ड, लेसर फ्लोरिकन, बंगाल फ्लोरिकन एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इसमें से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज लार्जेस्ट व्हाइल लेसर फ्लोरिकन इज स्मॉलेस्ट। लेसर फ्लोरिकन की बात करें तो ये भी गुजरात राजस्थान वाले एरिया में पाया जाता है, उसके अलावा थोड़ा बहुत महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। ये भी लेसर फ्लोरिकन की अगर बात करें तो जस्ट लाइक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। इसको भी उस तरह के ग्रासलैंड्स पसंद हैं। इसको भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत शेड्यूल 1 का टैग मिला हुआ है, मतलब लार्जेस्ट प्रोटेक्शन मिला हुआ है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की तरह लेसर फ्लोरिकन भी थ्रेटेंड है एंड these two are along with other two part of 4 bustard bird family found in India। उसमें से लेसर फ्लोरिकन स्मॉलेस्ट है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड लार्जेस्ट है। नाम से ही आपको समझ आना चाहिए। लेसर फ्लोरिकन का कॉमन नाम लिक या कारमोर भी होता है। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट अन्न सेवा दिन अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण कानून है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसको साल 2013 में लाया गया था इन ऑर्डर टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ फूड स्कैरसिटी एंड फूड इनसिक्योरिटी फेस्ड बाय पुअर पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। तो एक कानून लाया गया साल 2013 में और इसके अंतर्गत एक स्कीम चलाई जाती है जिसका नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। जैसे एमजी नरेगा इज एन एक्ट और उसके अंतर्गत स्कीम भी चलाई जाती है, एमजी नरेगा स्कीम। तो कानून बना करके जब कोई स्कीम चलाई जाता है तो वो स्कीम ज्यादा आप कह सकते हैं इम्पैक्टफुल होता है, क्योंकि आने वाली सरकारें भी उसको बदल नहीं पाएंगी अनलेस दे अमेंड द लॉ इटसेल्फ। तो इस तरीके से वो कानून बना करके जो स्कीम्स लाए जाते हैं दे सॉर्ट ऑफ गिव स्टैट्यूटरी राइट्स टू द बेनिफिशियरीज, क्योंकि कानून बना करके वो स्कीम लाया गया है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि राइट टू फूड इज अ स्टैट्यूटरी राइट अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और इसके अंतर्गत स्कीम चलाई जाती है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इसके अंतर्गत 2 कैटेगरी के बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई किया गया है। पहले कैटेगरी को कहा गया प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स। इसके अंतर्गत रूरल एरियाज के 75% पुअर पॉपुलेशन और अर्बन एरिया के 50% पुअर पॉपुलेशन को बेनिफिट दिया जाता है फूड सब्सिडी का। टोटल 81 करोड़ पॉपुलेशन हो गए अंडर प्रायोरिटी हाउस होल्ड। किस तरीके से बेनिफिट पहुंचाया जाता है, तो 5 किलोग्राम फूड ग्रेन, चाहे राइस हो, वीट हो या कोर्स सीरियल, कुछ भी 5 किलोग्राम ओवरऑल पर पर्सन पर मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। उसके अलावा इसके अंदर दूसरे कैटेगरी ऑफ बेनिफिशियरीज हैं जिनका नाम है अंत्योदय बेनिफिशियरीज। और अंत्योदय बेनिफिशियरीज आर दोज हु कम अंडर बीपीएल कैटेगरी। इनको कैसा है, इस बेनिफिट के अलावा द अंत्योदय बेनिफिशियरीज आर गिवन 35 किलोग्राम ऑफ फूड ग्रेन्स पर हाउस होल्ड पर मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देखिए, अंत्योदय अन्न योजना भारत सरकार साल 2001 से ही चला रही थी, जिसमें बीपीएल कैटेगरी के लोगों को 35 किलोग्राम फूड ग्रेन प्रोवाइड किया जा रहा था फ्री ऑफ कॉस्ट। बाद में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया गया तो अंत्योदय अन्न योजना को उसके अंतर्गत सब्ज्यूम कर दिया गया। तो अब अंत्योदय वाले जो बेनिफिशियरीज हैं उनको पहले से जो बेनिफिट मिल रहा था वो तो मिलेगा ही, साथ में ये एडिशनल बेनिफिट भी मिलेगा। इस तरीके से 2 कैटेगरी ऑफ बेनिफिशियरीज अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। अब असम के अंदर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट
का स्ट्रीमलाइंड इम्प्लीमेंटेशन हो। इसके लिए असम सरकार लाती है अन्न सेवा दिन, ऑब्जर्व करती है अन्न सेवा दिन, जिसके अंतर्गत अन्न के लिए, ये फूड सिक्योरिटी एक्ट के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट किया जाता है। उसके अलावा अगर बेनिफिशियरीज को उनका जो राइट है नहीं मिला तो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी स्टैब्लिश किया जाता है कि अगर आपको ग्रेन नहीं मिला तो फिर आप क्या कर सकते हैं। तो अन्न सेवा दिन अभी असम सरकार मनाएगी 1 जुलाई से लेकर के 10 जुलाई तक। इसका लक्ष्य है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को लेकर के अवेयरनेस क्रिएट किया जाए और इंटेंडेड बेनिफिशियरीज को उनका हक दिलाया जाए। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बेनिफिशियरीज ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 35 किलोग्राम राइस मिलता है अंत्योदय अन्न वालों को पर फैमिली पर मंथ, 5 किलोग्राम राइस मिलता है पर प्रायोरिटी हाउस होल्ड वालों को पर मंथ पर बेनिफिशियरी। अब बेनिफिशियरीज को क्या करना है? बेनिफिशियरीज को जाना है, जो भी इस दोनों कैटेगरी में आते हैं उनको जाना है और फेयर प्राइस शॉप से, जिसको राशन की दुकान भी आप कहते हैं, वहां से अपना राशन उठा करके ले आना है और साथ ही साथ उनको एक रिसीट भी मिलेगा जिसपे लिखा रहेगा कि उनको उनका राशन इस महीने का मिल गया। जबकि फेयर प्राइस शॉप्स को क्या करना है? ये तो काम है बेनिफिशियरीज को, आपको जाना है और आपको अपना राशन उठा करके ले आना है, वो आपका हक है अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो। और फेयर प्राइस शॉप्स को, जो राशन दुकान वाले हैं, उनको क्या करना है? दे हैव टू मैंडेटरीली इन्फॉर्म बेनिफिशियरीज अबाउट अन्न सेवा दिन थ्रू पब्लिसिटी। तो उनको जा करके लोगों को बताना है कि भाई आओ अपना हक का ग्रेन लेकर के जाओ। दे हैव टू कीप द शॉप ओपन थ्रू आउट द डे ड्यूरिंग अन्न सेवा दिन एंड दे मस्ट इंश्योर फुल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइस इंटाइटल टू बेनिफिशियरीज। ये नहीं कि जो कोई आए बोले नहीं 5 किलोग्राम नहीं, तुम 2 किलो ही ले लो, तुम 3 किलो ले लो, छोड़ो बाकी तो खत्म हो गया। और इनका काम होगा रिसीट देना प्रॉपर कि आपको फूड ग्रेन मिल चुका है। साथ ही साथ सरकार ने ग्रीवांस रिड्रेसल के मैकेनिज्म भी दिए हैं। अगर आपको आपका बेनिफिट नहीं मिलता अंडर द स्कीम, इफ एनी बेनिफिशियरी डज नॉट रिसीव ड्यू टू क्वांटिटी ऑफ फ्री राइस अवेलेबिलिटी लो, तो आप इस नंबर पे कंप्लेन भी कर सकते हैं। अब देखिए, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में लाया था भारत सरकार ने, इस पे यूपीएससी ने साल 2021 में जीएस पेपर 3 में इंडियन इकोनॉमी में प्रश्न पूछा था कि क्या है ये और एलिमिनेशन ऑफ हंगर माल न्यूट्रिशन में कैसे ये हेल्पफुल है। मैंने पूरा हिंट्स भी दे रखा है, आप कोशिश कीजिए खुद से लिखने का, फिर आप हिंट्स पढ़िए और यहाँ से कुछ नए पॉइंट्स भी निकाल सकते हैं। जैसे एक बात मैंने पहले बताई नहीं, इसी स्कीम के अंतर्गत, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वीमेन को 6,000 रुपए दिए जाएंगे एज कैश बेनिफिट, ताकि वो सेफ मदरहुड प्रैक्टिस कर पाए। तो ये एक एक्स्ट्रा नया फीचर है जो मैंने आंसर में लिख करके दिया है। आप खुद से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, फिर एक बार आंसर पढ़ें, कुछ नए पॉइंट्स मिलेंगे। इस तरीके से आप अपने आंसर को ऑगमेंट कर सकते हैं। दिस प्रैक्टिस यू हैव टू कंटिन्यू ऑन डेली बेसिस। द नेक्स्ट टॉपिक इज नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। एट बेस्ट दिस कैन बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स। एक बार देख लेते हैं, हर साल 29 जून को हमारे देश में नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है। इसका पर्पस होता है टू क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। 29 जून इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इट इज बर्थ एनिवर्सरी ऑफ प्रोफेसर पीसी महलनोबिस साहब, जिन्होंने डेवलप किया भारत के अंदर इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ISI। हिज फाउंडर ऑफ ISI, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। ये जो नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे है, इसको सेलिब्रेट करता है, ऑर्गेनाइज करता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, वही मिनिस्ट्री जो GDP वगैरह कैलकुलेट करते हैं। थीम फॉर 2024 इज यूज ऑफ डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग। याद रखिएगा, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आपसे मेनली जो सवाल पूछा जा सकता है वो है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे किनसे एसोसिएटेड है? आंसर वुड बी प्रोफेसर पीसी महलनोबिस। सवाल था कि इनमें से कौन सा करेंसी रिस्क को कम करने में हेल्प करेगा? फॉरेन करेंसी आएगा तो हेल्प करेगा, ऑफ कोर्स। रेमिटेंस आएगा तो भी हेल्प करेगा, लेकिन अगर सरकार अपने खर्चे बढ़ा देगी तो उससे रुपया और डेप्रिसिएट हो सकता है और वो हमारी करेंसी रिस्क को और बढ़ा सकता है। तो 2 नहीं होगा, बाकी दोनों होंगे। और यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, क्योंकि पहला और दूसरा गलत है। G7 FATF को पहले ही बना दिया गया था और उसमें पहला गोल था मनी लॉन्ड्रिंग का, बाद में टेरर फाइनेंसिंग को ऐड किया गया। नॉन परफॉर्मिंग एसेट से रिलेटेड लोन एंड एडवांसेस, इसका आंसर मैंने लिखा नहीं है, एक बार देख लेते हैं। एडवांसेस फॉर विच प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट रिमेन ओवर ड्यू फॉर ए पीरियड, ठीक है, तीनों ऑप्शन अपीयर्स टू बी करेक्ट। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।